सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के इस एक और खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार और अगले एक घंटे में हम देश दुनिया की कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। साथ ही साथ खेल, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी भी कई महत्वपूर्ण कहानियों पर होगी हमारी नजर। और अगले एक घंटे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शहला, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों का भी स्वागत। अगले एक घंटे देश और दुनिया की बड़ी गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है। आपको बताएंगे संसद के बजट सत्र से जुड़ी तमाम अपडेट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट के बाद चर्चा का जवाब देंगे राज्यसभा में, उसको लेकर तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ केरल के वायनाड में जिस तरीके से मौत की प्रलय आई है उसमें कई लोगों के मरने की खबर है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, उससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारी नजर रहेगी पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर, क्योंकि आज भी भारत को कई मेडल की आस है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, 122 लोगों की मौत। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक, सभी सार्वजनिक समारोह स्थगित। आज राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहीं लोकसभा में रेलवे के अनुदान मांगों पर जारी रहेगी चर्चा। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। रात दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के छात्र अपने साथियों की मौत का मांग रहे हैं इंसाफ। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में आज स्कूल बंद। गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत का इजराइल ने लिया बदला। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को मारने का दावा, 3 नागरिकों की भी मौत। तीसरे T20 में श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर भारत ने 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। सुपर ओवर में केवल 2 रन देने वाले वॉशिंगटन सुंदर बने प्लेयर ऑफ द मैच। और पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा की कोशिश क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की, तो वहीं बैडमिंटन में सिंधु और लक्ष्य सेन पर होंगी नजरें। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं केरल के वायनाड में जिस तरीके से मौत का प्रलय आया है। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस सप्ताह में अब तक 122 लोगों के मरने की खबर है और इनमें से 116 लोगों का पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। उधर सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और आपदा मोचन बल की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हालांकि राहत कार्यों में जुटी टीमों को बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों के समन्वय और पहाड़ी जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मद्देनजर आगे के कदमों पर चर्चा के लिए देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पुलिस विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने बचाव कार्यों की समीक्षा की और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय, आपदा प्रक्रिया बलों की तैनाती और राहत शिविरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों और सुविधाओं की समीक्षा की। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ी है। आपदा में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पूरे दिन इस पर नजर बनाए रखे थे और सभी जो टुकड़ियां हैं सेना की वो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। कल रात केरल के मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जहां सभी अधिकारियों से बात की है। साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें अब तक 122 लोगों की मरने की खबर है। साथ ही साथ कई सैकड़ों लोग जो है अभी भी मलबे में दबे होने की भारी तबाही का मंजर इसे कह सकते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राहत कार्य जो चल रहा
है भावना, उसमें भी लगातार मौसम की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन शासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। बात करें अगर आज की तो शैला, मौसम विभाग ने आज भी केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस भारी बारिश के कारण सेना को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए वायनाड, मल्लपुरम, कोझिकोड, कासरगोड सहित कई जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बिल्कुल, मौसम विभाग के मुताबिक मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगढ़ में अत्यधिक भारी वर्षा जारी रहेगी, जबकि पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, आलपुझा, पथानमथिट्टा में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। तो वहीं कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। केरल के कई इलाकों में इस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हाई वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल में इस समय आप देख रहे हैं कि भूस्खलन से किस तरीके से मौत का प्रलय आया है, जिसमें 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं कई सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में फंसे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि सभी टुकड़ियां जो हैं सेना की, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी घटना पर अपना नजर बनाए रखे हैं। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय आपदा कोष की बात की जाए तो वहां से भी मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी दी गई है। बिल्कुल, और कई शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। तमाम काम जो है जो इससे प्रभावित हो रहा है। वायनाड में भूस्खलन के कारण चारों ओर सिर्फ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस इलाके को दोबारा बसने में अभी काफी वक्त लग जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने त्रासदी में मरने वालों के शोक में राज्य में 2 दिन का शोक घोषित किया है। इसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुकाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कई संस्थाएं और राज्य की सरकारों ने वायनाड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। केरल बैंक की बात करें तो केरल बैंक ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष CMDRF में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है। वहीं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का वादा किया है और साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। और इसके अलावा केंद्र सरकार भी अपनी ओर से हर संभव मदद कर रही है और हर संभव मदद के लिए हर समय मौजूद है, ये कहा है। तो इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, जहां केरल में चारों तरफ जो है वो बर्बादी और तबाही का मंजर है। हालांकि टीम जो है, रेस्क्यू टीम लगातार बचाव कार्य में लगी हुई है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं CV आनंद बोस केरल पहुंच गए हैं। DD न्यूज संवाददाता नीरज ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने इस बातचीत में कहा है कि केंद्र सरकार केरल को हर मदद कर रही है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश केरल के लोगों के साथ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय हमारे साथ हैं, जो खुद केरल पहुंचे हैं, वायनाड भी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। अभी सर करंट सिचुएशन क्या है वायनाड की? सर हम सब हाथ जोड़ के इस हादसे से उभरेंगे। भारत को उसका आंतरिक शक्ति है, ये शक्ति पहचानना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो कुछ करना है वो सब करेंगे, हम लोगों के साथ है। आपको लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको हेल्प हो सके? There are 4 stages to tackle any calamity. One is preparation for action, action, winding up. Before that, there is intelligence. At all these stages, we have to take care. It is stated that accidents are not accidental. There is a human factor behind it. This is not the time to analyze this. This is the time to act. Everybody should come together. आपने रक्षा मंत्री से भी बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला जब आपने बात करी? Every action is being taken and we will turn no stone unturned in tackling the issue in the best possible manner. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो बता रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हर संभव मदद होगी वो केरल पहुंचाई जाएगी। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वहां रेस्क्यू चलाया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, केरल। तो केरल में इस समय प्राकृतिक त्रासदी आई हुई है, जिसमें भूस्खलन के कारण 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं और केरल में आज से 2 दिन का राजकीय शोक है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आप ग्राउंड जीरो पर हैं इस समय।
अगर वहां के मौसम की बात की जाए तो अभी क्या है मौसम का हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए भावना, अच्छी बात यह है कि आज जो मौसम है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है कल के मुकाबले। और सुबह जरूर यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है और जिसके कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई है, क्योंकि बारिश की वजह से और जगह जगह जो बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पर मौजूद थे उसकी वजह से जो भारी मशीन थी वो रेस्क्यू वाले इलाके में नहीं पहुंच पा रही थी। इसके अलावा जो मौसम है वो भी चुनौतियां खड़ा कर रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ समय पहले मौसम जो कह सकते हैं कि साफ हुआ है, बारिश रुकी है और हल्की सी जो धूप है वो निकली है। अगर यही मौसम बरकरार रहता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ना केवल तेजी आएगी बल्कि जल्द से जल्द जो भी लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाल भी लिया जाएगा। हालांकि 4000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जो सेना है और नौसेना है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार उड़ रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकार के टच में है। जो भी सहायता है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध करवा रही है ताकि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग मिलकर काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल सकें। 4 पर्यटकों की जानकारी भी आई है सामने कि 4 पर्यटक मिसिंग हैं, जिसमें से 2 पर्यटक मिल गए। 2 पर्यटक अभी भी मिसिंग हैं जो दूसरे राज्य से यहाँ पर पहुंचे थे। और आपको बता दें वायनाड काफ़ी खूबसूरत है और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो अगर केरल आते हैं तो वायनाड जरूर पहुंचते हैं। मन्नार की घाटी और वायनाड ये 2 ऐसे इलाके हैं जो पर्यटकों के लिए काफ़ी कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और आप देखें कि इस बार जिस तरीके की आपदा आई है, 4 बड़े लैंडस्लाइड यहाँ पर हुए हैं जिसकी वजह से 122 लोगों की जो जान है वो अभी तक चली गई है। 128 लोग घायल हैं जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भावना, नीरज, बड़ी त्रासदी है और इसका जो मंजर है वो इतना खौफनाक है कि हर तरफ भयावह नज़ारे ही नजर आ रहे हैं। और इस त्रासदी को देखते हुए तमाम जो दूसरे राज्य हैं वो भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक जो है वेव की भी जो है वो अलर्ट है, हाई वेव आ सकता है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल मौसम विभाग का अलर्ट है और एक तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ के कई सारे आसपास के जिले हैं जहाँ पर जो रेड अलर्ट है वो जारी है। वेव आ सकती है और तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं और ये तमाम ऐसे कारण हैं जो रेस्क्यू में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन शैला, अच्छी बात है कि थोड़े समय पहले बारिश रुकी है, हल्की सी धूप निकली है और अगर ऐसा ही मौसम बरकरार रहता है, इंद्रदेव अगर थोड़े कृपा करते हैं और वायनाड पर वर्षा नहीं करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सकती है, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी भी एक संख्या ऐसी है, बड़ी संख्या है जो लोग जिनको रेस्क्यू किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 4000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 128 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वायनाड में ही जो अस्थायी अस्पताल है वो बनाया गया है और तमाम मेडिकल की जो सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि जो मौसम ख़राब हो रहा है जिसके कारण बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो ऊँचे स्थानों पर नहीं पहुँच पा रही हैं, जगह जगह बोल्डर पड़े हुए हैं, तो वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन एनडीआरएफ और जो नौसेना है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू को खत्म किया जाए और जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, वो लगातार निगाह रखे हुए है। हमने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय से बात भी की। उनका कहना है कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की, प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्होंने बात की और दोनों ही लोगों का ये कहना था कि केरल सरकार को जो भी मदद होगी केंद्र सरकार पहुंचाएगा। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश केरल सरकार के साथ है, केरल के लोगों के साथ है।
जी नीरज, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से नीरज बता रहे थे कि अब तक 122 लोगों की इस प्राकृतिक त्रासदी में मौत हो चुकी है, हालांकि अभी भी सैकड़ों लोगों की दबे होने की आशंका है। उसके लिए सेना की तमाम टुकड़ियां जो हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई, जहां राज्यसभा में आज वित्त मंत्री बजट के बाद चर्चा के बाद आज जवाब देंगी। राज्यसभा में आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा पूरी हो जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। और वहीं लोकसभा में आज रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष की ओर से बजट पर उठाए गए तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब दिए। तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर नजर आई। अगर हलवा सेरेमनी की बात की जाए तो इसमें शामिल अफसरों में कितने SC, ST, OBC के हैं, इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने अग्निवीर के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी विपक्ष पर प्रहार किया। तो आज भी संसद के बजट सत्र में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट के बाद चर्चा का जवाब देने वाली हैं। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट की चर्चा पर जवाब दिया था। साथ ही साथ वायुयान से जुड़ा एक बिल है, वो भी आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है आज का भी लोकसभा में। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई है अभी तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में जवाब दिया, जहां उन्होंने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया और विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में जवाब देने वाली है। किन किन मुद्दों को उठा सकती हैं वित्त मंत्री? तो राज्यसभा में आज बजट पर बहस और राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इसके अलावा भी कई लोकसभा में जो कामकाज हैं वो होने हैं। लोकसभा में कल संसद का बजट सत्र जिस तरह से लगातार जारी है, राज्यसभा में आज बजट पर बहस होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। तो राज्यसभा में आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। अगर लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो लोकसभा में रेलवे के अनुदान की मांगों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ वायुयान का एक बिल है, उसको भी पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा में आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब का सभी को इंतजार रहेगा। कल की बात करें अगर शैला, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी व्यापक रूप से जवाब दिया, जहाँ राहुल गांधी के तमाम आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए अपना जवाब दिया। साथ ही साथ हलवा सेरेमनी पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज के विधायी कामकाज की बात की जाए तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट की चर्चा का जवाब देने वाली है। कुमार आलोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आज
आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है राज्यसभा में वित्त मंत्री का जवाब। कुमार आलोक हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं। कई जो लोकसभा में भी विधायी कामकाज है और सबसे ज़्यादा लोगों की जो निगाहें रहेंगी वो वित्त मंत्री का जो बजट पर जो जवाब होगा उस पर रहेंगी। Testing, all mic 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 testing. तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। काफी सकारात्मक चर्चा हमने देखी है, पक्ष विपक्ष दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में बजट की चर्चा का जवाब दिया, वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट की चर्चा का जवाब देंगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं संसद के बजट सत्र की और क्या कुछ आज अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है, किन किन चीज़ों पर सबकी निगाह बनी रहेगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, तो वित्त मंत्री राज्यसभा में बजट पर चर्चा का आज जवाब देंगी और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट की चर्चा का जवाब दिया था और 2014-23 के बीच उन्होंने बताया था कि 12.5 लाख जो है वो नौकरियां मिली हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, नया सवेरा में बात कर लेते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे की। दिल्ली कोचिंग वो हादसा जो शनिवार को हुआ था, आज 5 दिन बीत चुके हैं। सभी को इंतजार है कि कब मिलेगा इंसाफ। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। और उधर मंगलवार को दोपहर से धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगम आयुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी उनके पास मिलने नहीं आते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। छात्रों की मांग ये है कि यहाँ पर छात्रों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है उसको बदला जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इस बीच दिल्ली पुलिस यहाँ हर रोज प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात कर रही है। कल उपराज्यपाल ने भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी शनिवार को और अब 5 दिन बीतने के बाद रात दिन जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उससे जुड़ी एक याचिका है वो उसको भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, अगर देखा जाए तो 5 दिन बीत चुके हैं, आप वहां ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, बुनियादी ढांचे की कमियां तो सामने आई ही हैं, साथ ही इमरजेंसी सिस्टम का भी लैप्स
सामने आए हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई है, क्या ये रिपोर्ट कह रही है और किस तरीके के खुलासे नए इसमें और किए जा रहे हैं? जी भावना, देखिए बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट की अगर पहले बात की जाए, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो लापरवाही है वो बड़ी लापरवाही हुई है कोचिंग सेंटर के ज़रिए, क्योंकि जो जल निकासी की जहां व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर एक पक्का रैंप बना दिया गया था अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और इसी वजह से वहाँ से जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो सही तरीके से नहीं थी, एक तरीके से पूरी तरीके से वो बंद थी। और उसके साथ साथ वहाँ पर इसमें एक बात ये भी कही गई है कि इसको लेकर जो विभाग है उसने पहले अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन इसकी जो फाइल थी वो मंत्री के पास थी, यानी कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार है तो वो भी अपनी लापरवाही से बच नहीं सकती है, क्योंकि लगातार कटघरे में खड़ी हुई है दिल्ली सरकार। लेकिन अब जब ये मुख्य सचिव की जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, फाइल उनके पास भी गई थी, और उसके बाद उन्होंने किस तरह का एक्शन लिया या जो फाइल है उनसे आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, इस पर अभी हालांकि कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। और जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं आप पीछे हमारे देख सकते हैं, लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारी भी अब से कुछ देर पहले जो बच्चे हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा ये सीधे तौर पर यही कहना था कि जो हमारी मांगें उनको पूरा की जाए, जिस तरीके से जो प्रणाली है उसमें चेंज आए, और यहाँ तक कि जिस तरीके से जो एक मनमानी चलती है कोचिंग सेंटर्स की, उसको लेकर अगर नकेल कसी जा सके तो यहाँ पर कोई जो सख्त कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी हैं वो भी हमने देखा था, बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे, और जो उनकी मांगे हैं उनको भी जानने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी अभी कह सकते हैं कि जिद पकड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मुकुल, अपने साथियों की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं, और हास्यास्पद ये भी है कि देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी तो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन और जो सरकार के, दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों को वहां जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, वो लोग नहीं जा रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और छात्रों की ये भी मांग है कि वो लोग आए, बात करें। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे, या दिल्ली सरकार खास तौर से जो मंत्री हैं वो हमसे बात करें। लेकिन अभी तक हमने देखा कि जो स्थिति है वो वैसी जिस दिन पहले दिन की अगर बात की जाए जैसी बनी हुई है। हालांकि पहले दिन भी हमने देखा था कि कैसे जो स्थिति बनी, सोमवार को यहाँ उपराज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी बच्चों से बातचीत की थी और लगातार उनको इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि जो उनकी मांगें हैं उनको पूरा किया जाएगा, सुना जाएगा। उसके बाद एक कमेटी का भी गठन होता है, और उस कमेटी में भी जो बच्चे हैं यहाँ इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं कुछ छात्र, वहाँ भी उस मीटिंग में पहुँचे थे, उन्होंने भी इस बात पे हामी भरी थी, सहमति जताई थी कि जल्दी जो प्रदर्शन है उसको खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी क्योंकि 27 जुलाई से आज 31 जुलाई का दिन हो चुका है, जो बच्चे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो लापरवाही हुई है दिल्ली सरकार द्वारा उस पर भी जाहिर तौर पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और जैसा लगातार आपको हम बताने, जो दिल्ली पुलिस है वो अपने स्तर पर यहाँ प्रयास कर रही है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो बिगड़े ना, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भी जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जो आरएफ की टुकड़ी है देखिए वो भी यहाँ पे फिलहाल पहुंची है, जिससे जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय जो घटना है वो ना घटे। तो पूरी तरीके से एहतियात तौर पर हम फिलहाल देख पा रहे हैं, आप भी विजुअल्स में देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लगातार आरएफ की जो टुकड़ी पहुंची है उनको भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे। और लगातार जो बच्चे हैं उनसे लगातार बहुत ही संयम से हमने भी देखा था किस तरीके से उनको लगातार समझाते हुए नजर आ रहे थे, बात कर रहे थे। खुद इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मैं भी इसे आपकी इस दौर से मैं गुजरा हूँ और मैं जानता हूँ कि जो पढ़ाई है वो कितनी ज़रूरी है, उस और हमें ध्यान देना चाहिए। जो प्रदर्शन है उसको छोड़ना चाहिए, प्रदर्शन का जो रास्ता है उसको आगे और नहीं बढ़ाना चाहिए। कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो मानकों का जहां पर पालन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए और उन्हीं पर अब जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ हम राव कोचिंग सेंटर की बात करें, इसके अलावा भी जो नामचीन कोचिंग सेंटर्स भी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ख़ासतौर से करीब 27 से 29 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके जो बेसमेंट्स थे, जहाँ पे जिन पे कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी, उसको सील कर दिया गया है। लेकिन बच्चों का भी यही कहना है कि सिर्फ जो सील की गई है कार्रवाई, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ लगातार दिल्ली सरकार पर खड़ा होता है कि अब भले ही जो सीलिंग की कार्रवाई की बात की जा
जा रही है, एमसीडी जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब से पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये जो इलाका है ऐसा नहीं किसी से छिपा हो या जो आला अधिकारी हैं इस रास्ते से कभी ना गुजरे हों। और अब से पहले भी जो बरसात है वो काफ़ी हो चुकी हैं दिल्ली में, जगह जगह हम देखते हैं पानी जो है भर जाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पहली बार पानी भरा और उसी में ये हादसा हुआ। अब से पहले भी जाहिर तौर पर बारिश की वजह से पानी भरने की समस्या होती होगी, लेकिन ना तो विभाग चेता और ना ही सरकार, जिसका खामियाजा इन बच्चों को अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। हालांकि अब फिलहाल कह सकते हैं मुकुल की दिल्ली नगर निगम की नींद जागी है और ढील के बाद सील हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है मुकुल कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल मुकुल, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात करते हैं गुजरात उत्तराखंड में जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो गुजरात में भारी बारिश का आज अलर्ट, वडोदरा और अहमदाबाद में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गुजरात के कई इलाकों में पिछले 10 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता पार्थ जुड़ चुके हैं। पार्थ, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे। मौसम विभाग ने आज के लिए क्या अपडेट दिया है? और गुजरात में लगातार पिछले 10 दिनों से भारी बारिश हुई है, कई जो सड़कें हैं उनका संपर्क टूट गया है, कई गांव डूब गए हैं। अभी सौराष्ट्र कच्छ में बात करें तो किस तरीके के हालात हैं? जी भावना, जैसे कि आपने कहा कि IMD ने पिछले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश का अनुमान लगाया था और वो हुआ। और 2 दिन पहले भी IMD ने एक अनुमान लगाया है कि आने वाले 5 दिनों में संपूर्ण गुजरात में काफी बारिश हो सकती है। खास करके जो सौराष्ट्र का भाग आपने बताया, सौराष्ट्र के भाग में पोरबंदर है, गिर सोमनाथ है, द्वारका है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर पिछले 24 घंटों में भी काफी बारिश हुई। अगर मैं बात करूं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की, तो अरब महासागर में नॉर्थ ईस्टर्न साइड एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से जो तटीय इलाका है गुजरात का, वहां पर काफी बारिश होने की आशंका आने वाले 3 दिनों में IMD ने बताई है। पिछले 24 घंटों में मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के कई भागों में बारिश हुई। मध्य गुजरात में खास करके अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, साबरकांठा, अरवली, बनासकांठा और सौराष्ट्र में कच्छ में भी काफी बारिश हुई। कच्छ के लिए आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ में भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, द्वारका में येलो अलर्ट है। और जो दक्षिणी गुजरात है जैसे कि सूरत, नवसारी, वलसाड़, वहां पर येलो अलर्ट की स्थिति आज हवामान विभाग ने बताई है। हवामान विभाग ने कहा है खास करके ये 3 दिन काफी ध्यान रखने जैसे है। 3 दिनों में कोई भी प्रकार की कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसके लिए पिछली रात एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ कमीशन है उसकी एक बैठक हुई, जिसमें हर एक विभाग में से अधिकारी ने ज्वाइन किया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल वर्क है, स्टेट इमरजेंसी है, मेडिकल है। इन सभी के कर्मचारियों ने एक तकाजा लिया कि कैसी तैयारी चल रही है अगर कोई डिजास्टर जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो। जैसे कि आपने बाढ़ की सिचुएशन की बात की, तो एक बहुत सारी नदियां हैं जो उफान पर चल रही है। नदियों के पानी दोनों स्तर पर चल रहे हैं। बड़ौदा में विश्वामित्री नदी थी जो पिछले 2-3 दिनों से भयजनक स्थिति के ऊपर चल रही थी।
गुजरात के काफी डैम है, जैसे कि 52 से 55 डैम ऐसे हैं जो भयजनक स्थिति में रेड अलर्ट की सिचुएशन में है, जिसको तंत्र बहुत ही संजीदगी से देख रहा है। अगर मैं बात करूं बारिश की, तो लगभग 58 से 60% बारिश गुजरात में सीजन की हो चुकी है इस पहली बारिश में ही। तो कह सकते हैं कि काफी बारिश इस बार हुई और बहुत सारी नदियों में बाढ़ की स्थिति के चलते काफी रोडों का संपर्क टूट चुका है। बिल्कुल, भारी बारिश गुजरात में, और ऐसे में अभी भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है और जनजीवन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर हो रहा है। फिलहाल धन्यवाद पार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा अपडेट देने के लिए। बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं गुजरात के बाद उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिनों के लिए सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अपील की गई है कि लोग इस दौरान सावधानी बरतें, सतर्क रहें। वहीं देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्कूल बंद रखे गए हैं। तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। संबंधित जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून को और सख्त बना दिया है। मंगलवार को विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके जरिए 2021 के धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। बिल्कुल, दरअसल सरकार का ये मानना है कि मौजूदा कानून के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। संशोधित कानून में अब लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है और कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और बमुश्किल जमानत। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है या उसकी तस्करी करता है तो अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में 20 साल कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि 2021 के कानून के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही धर्म परिवर्तन के मामले में FIR दर्ज करा सकते थे। आज का दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी बेटियों और उनके माता पिता के लिए एक बहुत सुखद खबर बन करके आया है। उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा की, वेदना की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां, जिनकी बेटियां इन प्रकरणों में फंसती हैं और किस प्रकार की दुर्दशा का शिकार पूरा परिवार सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो होता है। और हिम्मत नहीं होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जिस प्रकार के प्रावधानों का इसमें उल्लेख है, हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगी, जिस प्रकार के कठोर इसमें दंड का प्रावधान किया है। किशोर, दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, SC/ST समुदाय से संबंधित व्यक्ति का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल से 14 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि विदेशी या अवैध संगठन से फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। न्यायालय के पास आरोपी द्वारा पीड़ित को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलाने की शक्ति भी होगी। संशोधित कानून में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं जो जमानत को और अधिक कठिन बना देंगे। इसके लिए 2021 के कानून की धारा 7 का विस्तार किया गया है। इसके मुताबिक इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बना दिए गए हैं और सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे। रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। बलिदान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ऊधम सिंह जी ने अपनी वीरता से ये बताया कि भारतवासी देश के स्वत्व के लिए
साहस और त्याग की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उन्होंने आतताई अंग्रेजी हुकूमत के जलियांवाला बाग नरसंहार का इंग्लैंड में जाकर प्रतिशोध लिया। गदर पार्टी के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की अलख जगाने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। ये राष्ट्र उनके संघर्ष और त्याग का सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे महान क्रांतिकारी मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह का शहादत दिवस है। पेश है इस महान क्रांतिकारी के जीवन से जुड़ी कुछ अनछुए पहलुओं पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तेरह अप्रैल 1919, जगह जालियांवाला बाग, दिन बैसाखी। इस दिन और तारीख का जब भी जिक्र भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आता है तो याद आता है अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत का वो काला चेहरा जिसने सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अपना शिकार बनाया था। वो दिन रविवार का था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। बाग में दाखिल होने का एक ही छोटा सा रास्ता था। जनरल डायर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो सेना के साथ पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, चारों ओर चीखें सुनाई देने लगी। जालियांवाला बाग की धरती हजारों निर्दोषों के खून से लाल हो गई। अंग्रेजों के इस दमनकारी कदम से एक नौजवान का खून खौल उठा। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि ऊधम सिंह थे। उनके दिल में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। ये हत्याकांड ऊधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। ऊधम सिंह ने अपने मिशन को अंजाम दिया 13 मार्च 1940 को। लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर एक अधिवेशन में शामिल होने आया था। जैसे ही माइकल ओडायर ने मंच पर आकर बोलना शुरू किया, 21 सालों से सीने में बदले की आग दबाए बैठे ऊधम सिंह ने अपने पिस्तौल से जालियांवाला बाग में हजारों लोगों के हत्यारे जनरल डायर का सीना छलनी करके उसे मौत की नींद सुलाई। ऊधम सिंह की गोलियों से छलनी हुआ जनरल माइकल ओडायर वही था जिसने जनरल डायर को जालियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे। भारत माता के वीर सपूत ऊधम सिंह गर्व और शौर्य से भरा सीना लिए विजयी भाव से निडरता के साथ खड़े रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1940 को उन पर औपचारिक रूप से हत्या का मुकदमा शुरू किया गया। अब वो दिन आ गया जब इस महान क्रांतिकारी को फांसी दी जानी थी। 31 जुलाई को ऊधम सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस महान शूरवीर देशभक्त महायोद्धा का नाम देश की जंग आजादी में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें
जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह निकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालने का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या के पास। संध्या, क्या कुछ है आज समाचार पत्रों के पिटारे से? आज के अखबारों की सुर्खियों में देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खुश खबर आई है, जो कि आज अखबारों ने पहले पेज पर प्रकाशित की है। जी हां, मनु कामनापुरी, NBT टाइम्स ने इस तरह से ये हेडलाइन बनाई है। और आपको बता दें कि मिक्स्ड टीम इवेंट में कल मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने देश का नाम रोशन करते हुए कांस्य पदक जीता है। इस खबर को प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा आज प्रमुख अखबारों में एक और खबर केरल वायनाड से जुड़ी हुई देखने को मिली है, जिसमें बताया कि भूस्खलन की वजह से अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने घायल लोग हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोग और कितनी टीम रेस्क्यू करने के लिए लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है मृतकों के परिजनों को, और इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही राज्य में जो है वो 2 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। और अब बात कर लेते हैं AI से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिसे कृषि क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया है। और इस पहल को बताते हुए लिखा है कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में AI किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ये भी बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो पानी की उपलब्धता, सिंचाई, खाद और कीटनाशक का छिड़काव सहित जो कृषि के लिए तमाम आवश्यक ज़रूरतें होती हैं उसके लिए AI का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये भी बताया कि मछलियों के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन की भी कृत्रिम मेधा से निगरानी की जा रही है। एक और खबर की बात करें जो कि मौसम से जुड़ी हुई है, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित किया है। वैसे तो सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है, राजधानी, लेकिन पिछले 7 महीनों की अगर बात करें तो आंकड़ों के माध्यम से आज बताया गया है कि 127 दिन सबसे साफ हवा दिल्ली वासियों को मिली है और संतोषजनक रहे 16 दिन। इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है तमाम साल दर साल के आंकड़ों के साथ। एक और खबर की बात करें तो आज इसे पंजाब केसरी अखबार ने प्रकाशित किया है। साथ ही अन्य अखबारों में भी एक खबर हमें देखने को मिली है। बार काउंसिल में पंजीकरण के लिए युवाओं को नहीं देनी होगी ज़्यादा फीस, ये बताया गया है। आपको बता दें कि सामान्य और SC/ST के विधि स्नातकों के पंजीकरण करने के लिए क्रमशः 650 रुपये और 125 रुपये लगेंगे। एक और खबर की बात कर लेते हैं चलते चलते, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और घर के मासूमों से की सेहत से जुड़ी हुई है। बताया गया है कि मोबाइल की लत से बच्चे जो हैं वो अब बोलना नहीं सीख पा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा समय मोबाइल के साथ बिताते हैं, वो सामाजिक होना कम उनमें हो रहा है और वो लोग लगातार मोबाइल का जो उनका एडिक्शन बढ़ रहा है उसकी वजह से बोलने की जो उनकी क्षमता है, बोलने की जो उनकी ताकत है वो लगातार घटती जा रही है। तो छोटी उम्र में ही जो मोबाइल की आदत पड़ रही है उससे स्पीच थेरेपी के लिए हर माह 10 से ज़्यादा बच्चे इसकी जद में पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें। तो संध्या, इतने कम समय में इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात कर लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मारे जाने की खबर है। जी हाँ, तेहरान में जो हमास चीफ हैं, हमास के मुखिया हैं इस्माइल हानिया, उनके मारे जाने की खबर बताई जा रही है। तेहरान में धमाके में मारा गया है हानिया। तो हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गया था। इस्माइल हानिया के साथ ही उसका ईरानी जो सुरक्षा गार्ड है वो भी मारा गया है। बयान के मुताबिक हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गया था। तेहरान में ये जो हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने की खबर है, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं तेहरान से। तेहरान में धमाके में मारा गया है हानिया। और हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, क्या खबर? देखिए, जो खबर आ रही है कि एयर स्ट्राइक में इस्माइल हानिया जो कि
पॉलिटिकल चीफ हैं और यहाँ हमास के चीफ हैं, वो तेहरान में मारे गए हैं। ये बात IRGC ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी कंफर्म की है और पैलेस्टीनियन जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में ये कंफर्म किया है कि इस्माइल हानिया मारे गए हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट की शपथ ग्रह में वो गए हुए थे और जहाँ पर ये एक अटैक हुआ और जिसमें इस्माइल हानिया की और उनके बॉडीगार्ड की मृत्यु हो गई है। और IRGC ने ये कहा है कि और डिटेल्स वो शेयर करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है कि कैसे ये वाकया गुजरा और उसकी डिटेल्स वो खुद शेयर करेंगे। प्रेस टीवी जो उनका आधिकारिक न्यूज चैनल है और न्यूज आउटलेट है ईरान का, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। जी अमृतपाल, किसी समूह ने क्या हानिया के मारे जाने की जिम्मेदारी ली है? देखिए, किसी समूह ने तो नहीं जिम्मेवारी ली है। अगर वो मारे गए हैं तो फिर इजराइल ने ही अटैक किया होगा और इजराइल ने ही मारा होगा या उनके प्रॉक्सीज ने मारा होगा या इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्ताद और शबाक जो उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो दुनिया भर में जानी जाती हैं इस तरह के ऑपरेशंस को अंडरटेक करने के लिए। तो सेफली आप कह सकते हैं कि ये इजरायली इंटेलिजेंस का ही ऑपरेशन होगा। हालांकि इसकी ना वो कभी क्लेम करेंगे ना अब 40 साल बाद 50 साल बाद जब फाइल डिक्लासिफाई होंगी तब पता लगेगा, पर वो ऐसे क्लेम नहीं करते हैं। पर आप रीजनेबली विदाउट रीजनेबल डाउट आप कह सकती हैं कि इसमें इजरायली एजेंसी का ही हाथ होगा। अमृतपाल, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे धमाके में क्या और लोगों के भी हताहत होने की खबर है? अभी तक उनके बॉडीगार्ड हानिया से बॉडीगार्ड के हलाक होने की खबर है। जी अमृतपाल, साथ ही साथ क्या हानिया के मारे जाने के बाद जंग का रुख बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक बड़ा धक्का लगेगा हमास को, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चाहे वो लेबनान में हो, बैरूत में हो, चाहे तेहरान में हो, कोऑर्डिनेट हानिया करते थे। हानिया एक काफी बड़ी फिगर थे हमास के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो जरूर उनको एक क्षति पहुंचेगी। पर यह है कि हमास जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत लेयर्ड है। तो उनका पॉलिटिकल चीफ अलग होता है, उनका मिलिट्री कमांडर्स अलग होते हैं, तो बड़ी जल्दी रिप्लेसमेंट होती है, क्योंकि जिस तरह की वो गुरिल्ला फाइटिंग वो करते हैं, इसमें उनको पहले ही मालूम रहता है कि कभी भी कोई भी टारगेट हो सकता है। तो सेकंड रंग, थर्ड रंग लीडरशिप हमेशा तैयार रहती है। पर हाँ, हानिया का मारा जाना हमास के लिए एक बड़ी क्षति उनको पहुंचेगी। जी तो बिल्कुल बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तेहरान में एक धमाके में हानिया की मौत की खबर है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। चलिए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेंगे और निशानेबाजी में महिलाओं की ट्रैप क्वालिफिकेशन में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी फाइनल में स्थान बनाने के प्रयास करेंगी। अगर वो फाइनल में पहुंचने में सफल रहती हैं तो उन्हें आज ही पदक के लिए खेलना होगा। निशानेबाजी में ही 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन में ऐश्वर्या प्रताप सिंह और स्वप्निल कुसाले क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में 2 बार की पदक विजेता PV सिंधु अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु का सामना एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा से दोपहर 12:50 पर होगा। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय दल से उम्मीद, बैडमिंटन की बात की जाए, तीरंदाजी की बात की जाए और अन्य खेलों की बात की जाए तो अन्य प्रतिस्पर्धा में आज भारतीय दल हिस्सा लेता हुआ नजर आएगा। अगर कल की बात की जाए तो कल भी मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ आज बैडमिंटन में जब
कई जो हमारे खिलाड़ी हैं उतरेंगे, तो उनसे भी भारत के लिए मेडल की उम्मीद की जा रही है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन जो हैं वो पुरुष एकल में ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का सामना होने वाला है दोपहर 1:40 पर इंडोनेशिया के लियोनार्ड जोनाथन क्रिस्टी से। और देर रात पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेंगे। प्रणॉय का सामना वियतनाम के शटलर से होगा। तो एचएस प्रणॉय खेलने उतरेंगे अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला। वहीं अगर महिला मुक्केबाजी की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन अंतिम 16 के मुकाबले के लिए रिंग पर उतरेंगी। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना का सामना नॉर्वे की सुनीवा हाफस्टैड से होने वाला है। और घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय घुड़सवार अनूप अग्रवाल आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 वर्षीय अनूप व्यक्तिगत ड्रेसेस स्पर्धा के ग्रुप दौर में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं पदक तालिका पर। भारत 2 कांस्य पदक के साथ 33वें स्थान पर चल रहा है। वहीं जापान 7 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 14 पदक जीतकर चीन दूसरे स्थान पर है। 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे और मेजबान फ्रांस 5 स्वर्ण पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आइए आपको छोड़ जाते हैं पेरिस में ओलंपिक लौ के जलते हुए और आसमान में हॉट एयर बैलून में उड़ते हुए खूबसूरत दृश्यों के साथ। बिल्कुल, पेरिस में ओलंपिक खेलों के आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद हर रात हजारों लोग इन शानदार दृश्यों को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी इन दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।